किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं सुखविंदर सिंह जालंधर से। कैसे हैं आप? ये देखिए पीछे का खूबसूरत मंज़र। यहाँ आलू का जो बीज पैदा किया जा रहा है CPRI में, जिसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। बड़ा साइंटिफिक ये तरीका है बीज पैदा करने का। मैं आपके सामने आज एक छोटी सी बात क्लियर करने के लिए आया हूँ। बहुत सारे किसानों के फ़ोन आते रहते हैं कि जी जो G1 है जो कि मिनी ट्यूबर से पैदा करते हैं उसकी पैदावार कितनी होनी चाहिए, या ये आता है कि जी पैदावार कम है, या कई बार ये पूछते हैं कि जी खाद तो बहुत डाली थी, उर्वरक तो बहुत डाले थे, फर्टिलाइज़र तो बहुत डाली थी, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया, उतनी पैदावार नहीं हुई। पहले तो जो नए किसान जुड़े हैं उनको बता दें कि इस YouTube चैनल पे बहुत सारी लगभग 35-36 जो वीडियोस, ऑथेंटिक वीडियोस आलू की खेती के ऊपर डाली जा चुकी हैं, जो कि बिल्कुल साइंटिफिक हैं। उन सभी को ज़रूर देखिएगा और दूसरे किसानों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी बहुत सी चीज़ों पे क्लैरिटी हो, उनको भी समझ आए बातचीत के जो खोज है, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो क्या कहते हैं। अब जो G1 पैदा करना है, यानी मिनी ट्यूबर से जो G1 या जनरेशन 1 जो आलू की पैदा करनी है, उसमें पैदावार लगभग कितनी होनी चाहिए और क्या उनकी जो किसान कर रहे हैं उनकी पैदावार कम क्यों है। इससे पहले कि मैं उसकी बात करूं तो इसी चैनल पे जो 4 नंबर वीडियो है जिसमें ये बताया गया है कि G1, G2, G3 कैसे पैदा करना है, उसको ज़रूर देख लीजिए कि ये आखिरकार जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 ये है क्या तरीका बीज पैदा करने का। लेकिन जैसे पंजाब में और हरियाणा में बहुत सारे लोग पहले ही कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए ये जानकारी वाली होगी कि जब मिनी ट्यूबर जो कि या तो एरोपोनिक का मिनी ट्यूबर हो, जो हवा में जिसको पैदा करना कहते हैं, या मिट्टी वाला मिनी ट्यूबर है, जब उसको लगा के आप G1 पैदा करते हैं, जनरेशन 1 पैदा करते हैं, तो उसमें पैदावार कम क्यों होती है, या उस पर पैदावार पे ध्यान हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। किसान भाइयों, जिस दिन आप मिनी ट्यूबर ले आके खेत में लगाते हो तो वो आम तौर पे 1.5 से 2 ग्राम का होता है। और ये पीछे भी ये जो फसल आप देख रहे हैं ये सारा मिनी ट्यूबर है, जिसमें कि सिर्फ 2 ग्राम या 1.5 ग्राम का वो मिनी ट्यूबर आलू का लगाया गया है। और इसमें अब ये है कि हम लोग ये कहें कि ये जो प्रति एकड़ 150 क्विंटल या 100 क्विंटल दे दे या 125 क्विंटल दे दे, ये संभव नहीं है। संभव हो तो भी नहीं हमने करना है। अब क्या होगा कि अगर इसमें आप बेइंतहा इसमें जो उर्वरक डालते जाएंगे, फर्टिलाइज़र्स डालते जाएंगे, और मान लीजिए पैदावार आप बढ़ा भी लेंगे, उससे होगा क्या? क्योंकि इसमें से जो तने कम निकलते हैं, जो लगभग 1 तना निकलता है एक मिनी ट्यूबर से, क्योंकि ये आलू छोटा होता है, और उसमें अगर टोटल आलू भी कम लगेंगे। अब उसमें अगर आलू कम लगेंगे, बहुत ज़्यादा आप खाद दोगे, फर्टिलाइज़र दोगे, तो उन्हीं का साइज़ बड़ा कर लोगे। अब आज तो आप गुजारा 2 ग्राम के आलू के बीज से भी कर रहे हो। क्यों 2 ग्राम का लगा रहे हो? क्योंकि क्वालिटी है, उसमें वायरस नहीं है, उसमें बीमारी नहीं है। फिर आप इसका 100, 150, 200 ग्राम तक का जो बीज का साइज़ कर लोगे, उसका फ़ायदा क्या है? तो इसलिए जो मिनी ट्यूबर से जो पैदावार आपने लेनी है, इसमें जो तोल है, कट्टे कितने हैं, क्विंटल कितने हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। इसको तो सिर्फ आपने जो सही समय, जो सीड प्लॉट टेक्निक के हिसाब से सही समय, अगर पंजाब के लिए देखा जाए तो 10 से 20 अक्टूबर के बीच में बिजाई करनी है। और जो आलू बीज के लिए जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो उनकी सिफारिश है, उससे ज़्यादा आपने फर्टिलाइज़र नहीं डालनी है। और पत्ते इसके हर हालत में आपने 31 दिसंबर, या हो सके तो कई लोग तो उससे पहले भी 10 दिन पहले ही काट देते हैं। तो इसका क्या होगा कि इसकी पैदावार डिपेंडिंग अपॉन वैरायटी
प्रति एकड़ 60 क्विंटल से लेके 70, 80 या 90 तक जाएगी। इससे ज़्यादा अगर आप पैदावार लेने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपका नुकसान है कि बहुत सारा आलू ओवरसाइज़ होगा। इस्तेमाल तो हमने ओवरसाइज़ भी अगले साल करना है, हमने फेंकना नहीं है। इसका एक दाना भी आपने फेंकना नहीं होता, क्योंकि ये बहुत उच्च गुणवत्ता का, हाई क्वालिटी का बीज होता है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इसकी पैदावार में सिर्फ आप ये मान के, जैसे आप मिनी ट्यूबर गिन के लाते हैं ना, गिन के लाते हैं कितने दाने लेने हैं, कितने आलू लेने हैं, इसी तरह इसके हमने 1 के 5, 7, 8, 6 जितने भी हमने वो बनाने का हमारा फोकस होना चाहिए। जिस दिन इसका आपका देख लीजिए कि लगभग सीड साइज़, बीज साइज़ के आसपास ये इसका साइज़ बन गया, इसके पत्ते काट दीजिए। खामखा इसको ज़्यादा लंबे समय तक रख के और जनवरी में ले जाके ना तो इसकी क्वालिटी ख़राब करिए, ना बहुत ज़्यादा इसमें आप खाद डाल के बल्किंग करवाइए। उससे आपको जो अगर किसी पौधे को वायरस आ गया तो उसको निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसमें पैदावार आपका निशाना नहीं है, इसमें क्वालिटी, गुणवत्ता, वो उसके लिए आप ये खेती कर रहे हैं। पैदावार की बात शुरू होगी जब इसका जो पैदावार को अगले साल इस्तेमाल करेंगे, G2, G3 में इस्तेमाल करेंगे, तब पैदावार की चिंता करना। भाई अब पैदावार की चिंता मत करो, ये क्वालिटी है, ये सोना है। सोना टनों में या क्विंटलों में नहीं होता, सोना तो फिर आपका तोलों में होता है, तोला, 2 तोले, 4 तोले, ये उस तरह की चीज़ है। इसमें खाम बहुत ज़्यादा खाद डाल के लंबा समय दे के इसमें आप अपनी क्वालिटी ख़राब मत करो। जो किसान दोस्तों, जब हम लोग ज़्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं ना, तो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ज़्यादा नाइट्रोजन से जो फसल के पत्ते हैं उस पे मास्किंग हो जाती है। तो कई बार हमें समझ नहीं आती मास्किंग का क्या मतलब है। मास्किंग का मतलब होता है कि मास्क कर देना, मतलब कोई असली चीज़ को छुपा देना। जब ज़्यादा नाइट्रोजन डल जाएगी तो पत्ते इतने गूढ़े हरे हो जाते हैं कि जो वायरस के जो पहचाननी थी, जिस चीज़ से जो निशानी थी उसकी, पत्तों में एक अजीबोगरीब उसकी एक सिकुड़ से जाते हैं या टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, या जो भी उसकी निशानियां हैं वो नहीं दिखती, पत्ता हरा भरा दिखता है, उसको हम बोलते हैं कि मास्किंग कर देती है एक्स्ट्रा नाइट्रोजन, ज़्यादा नाइट्रोजन। इसलिए नाइट्रोजन कम डालने को कहा जाता है। इसलिए इसमें खाद भी हिसाब की डालो, इसके पत्ते भी टाइम से काटो। जिस दिन इसका सही साइज़ बन गया, वही 30, 35, 40 ग्राम का, 50 ग्राम का, एकदम से इसके पत्ते काटो। पत्ते भी अच्छे से काटो ऊपर से, और नई ग्रोथ हो जाए पत्तों की अगर 5-7 दिन बाद, उसको फिर से काटो और जल्दी से जल्दी इसको खोद के इस सोने को संभालो। ये मेरी आपसे गुजारिश है। इसके जो कट्टे गिनने के पीछे मत जाइए, ये तो आपने अगले साल खुद ही इस्तेमाल करना है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको दूसरा जो आलू है जिसमें आप 150 क्विंटल, 125 क्विंटल, उससे इसका कोई मुकाबला मत करिए, उससे इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये कोई और चीज़ है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अगर इसमें क्लैरिटी नहीं हुई है, आप मैं बात नहीं समझा पाया हूँ, तो ज़रूर इसमें नीचे कमेंट्स में लिखिए कि ये बात समझ नहीं आई है, तो फिर हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहता था कि जो भी कोई और विषय है जिस पे आपको लगता है कि हमें वीडियो करनी चाहिए, उसका ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम लोग और कोशिश करें, ताकि ये जो ज्ञान का फैलाव है, ये ज्ञान लाइब्रेरीज़ में और यूनिवर्सिटीज़ में ना पड़ा रहे, ये आप तक पहुंच सके। और मेरी उन वैज्ञानिक दोस्तों से भी बेनती है जो कि हमारा ये जो चैनल है, बहुत सारे KVK के जो साइंटिस्ट हैं, या यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, या ICAR के साइंटिस्ट हैं, वो भी हमें पता है कि बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं। उनसे बेनती है कि वो भी सजेशन दें कि हम और किस तरह के कंटेंट्स लेके आएँ ताकि किसानों का फ़ायदा हो, हमारी वैज्ञानिक कम्युनिटी का फ़ायदा हो। और अगर जो दूसरा कोई विषय है तो उसके ऊपर भी हम लोग आगे वीडियोस बनाना चाहते हैं। आप हमें उसका सजेशंस दीजिए, उसके सुझाव दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों के साथ भी इस कंटेंट को ज़रूर साझा करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को अगर आपने नहीं किया, और दूसरे किसानों से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमें भी थोड़ा हौसला मिले कि हमारी व्यूअरशिप है जिसके लिए हम मेहनत करें। शुक्रिया, मेहरबानी जी।